आ जाइए भाई, अब ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर्स नेशनल इनकम का कंप्लीट कर लिए हैं एज पर संदीप गर्ग का जो बुक है। आज हमारी क्लास शुरू होगी 4th चैप्टर से, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात बोलूं बच्चों को, तो ये टॉपिक कंप्लीट करने में हम लोग को हो सकता है मल्टीपल क्लासेस लगेगी ही मल्टीपल क्लासेस हमें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो मेजर करने का तरीका है, इसको अगर हम बोलें तो ये 3 भाग में क्लासिफाइड है। पहला तरीका कहलाता है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है नेशनल इनकम फाइंड करने का एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा जो मेथड है नेशनल इनकम फाइंड करने का, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। तो मेथड 3 है आपके नेशनल इनकम फाइंड करने के। बुक में सबसे पहले वैल्यू एडेड दिया हुआ है, उसके बाद इनकम मेथड है और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड है। मगर मैं जो आप लोगों को सीक्वेंस में करवाऊंगा वो सीक्वेंस होगा, इनकम मेथड पहले मैं करवाऊंगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगा, और एट द एंड में वैल्यू एडेड मेथड तुम लोग को करवाऊंगा। तो बेसिकली इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, तीनों मेथड में ही अगर आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो तो आपको आंसर सेम आएगा, बट करने का तरीका अलग होता है, अप्रोचेस डिफरेंट है। इंसान की इनकम देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर इनकम देखना है किसी भी इंसान का, तो हम एक तो उसकी इनकम को डायरेक्टली देखते हैं कि भाई वो कितना कमा रहा है, डायरेक्ट पता कर लें, बैंक अकाउंट में जाके देख लें, या फिर उसके खर्चों को देखें कि वो खर्चा कितना कर रहा है। जो ज़्यादा खर्चा कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी, ये हम मानते हैं। तो इन एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये 2 इनडायरेक्ट मेथड है, लगभग एक जैसे ही मेथड है दोनों। ये दोनों इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्टली इनकम निकाला जाता है, और इनकम मेथड एक डायरेक्ट मेथड है, इसमें डायरेक्टली इनकम निकाला जाता है। समझ भाई बात? तो सबसे इजीएस्ट जो इसमें है वो है इनकम मेथड। हालांकि तीनों ही आसान है, कोई बहुत डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। बच्चे अगर ध्यान से सुन लेते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं, ईमानदारी से घर में प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, तो ये 6 मार्क्स आपको एग्जाम में इजीली मिल जाते हैं। एग्जाम में बोर्ड्स में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फुल फ्लेजेड, कुल मिला के रफली इधर उधर मिला मिलू के 8-10 मार्क्स करीब करीब हो जाता है न्यूमेरिकल्स का, नेशनल इनकम का, और बच्चे इसको इग्नोर करके चल जाते हैं। 8 मार्क्स तक आ जाता है। 8 मार्क्स मतलब 10% मार्क्स कैरी करता है। तो एक चैप्टर आपका करीब करीब 10% मार्क्स कैरी कर रहा है, मतलब समझ रहे हो इस इंपॉर्टेंट कितना है ये चैप्टर। और बच्चे लास्ट मोमेंट में इस चैप्टर को खोल के देखते हैं, उन्हें लगता है बाकी चैप्टर्स की तरह ये भी हम लोग रट लेंगे और याद हो जाएगा, बट नहीं, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इनकम मेथड के अनुसार जो टाइप्स ऑफ इनकम होती है, हमारी टाइप्स ऑफ इनकम्स, हमारी इनकम्स को 4 कैटेगरी में देश भर की इनकम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली इनकम जो होती है, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोला जाता है बच्चों? बोलो मेरे साथ, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। शर्माना नहीं है बेटा, आप ही का सिलेबस में आ रहा है, एग्जाम में आएगा ना तब शर्मा लेना, अरे मेरे को नहीं आता है, लिख देना आई डोंट नो, तब शर्मा जाना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा और क्या है। लेकिन अभी बोलो, अभी बोलोगे नहीं तो मेरे को भी लगेगा नहीं कि हम, मेरे को लगेगा मुर्दाओं को पढ़ा रहा हूँ, मैं लाशों को पढ़ा रहा हूँ। उससे अच्छा मैं कब्रिस्तान में जाके बोर्ड लगा दूंगा और पढ़ाता रहूंगा। तो तुम लोग स्पीक आउट करा करो, ठीक है। जेंजी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोलता है, और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता है। क्या है बेटा ये? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है सर? वो चीज को हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं जो एक मजदूर को मजदूरी के तौर पे मिलता है। सरल भाषा में अगर मैं हिंदी में इसे बताऊं तो इसका मतलब हो जाता है मजदूरी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी, मजदूरी कोशिश कर रहा हूं, बहुत पहले हिंदी लिखता था, अब तो लिखता भी नहीं हूं। मजदूरी, मजदूरी मतलब इंसान को जब अपनी लेबर सर्विस देके कोई पैसा मिले, उस पैसे को हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3 तरीके से आपको मिल सकता है। एक मिल सकता है आपको कॉम्पेंसेशन इन कैश, यानी कि आपको पैसे में मिल जाए। कैसे मिलेगा सर पैसे में? आपको वेजेस मिल सकता है, आपको सैलरीज मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको किसी तरीके का अलाउंस मिल सकता है, और एटसेट्रा। बहुत कुछ है बेटा जो कैश में एम्प्लॉय को मिलता है अपनी कंपनी के तरफ से। उसके अलावा मिलता है कॉम्पेंसेशन इन काइंड।
आपको पैसा नहीं दिया जाता है कंपनी के तरफ से, बल्कि कोई फैसिलिटी दे दी जाती है। जैसे आपको पता होगा रेलवे कर्मचारियों को क्या मिलता है, रेल पास मिल गया, किसी को रहने के लिए घर मिल गया, हाउस मिल गया, उसी तरीके से किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन मिल गया। तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं ना, जो आपको सर्विस के तौर पे मिलता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन इन काइंड। उसका जो वैल्यू होगा, इंप्यूटेड वैल्यू होगा, उसका जो भी उसका कॉस्टिंग बनता है, वो आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। तीसरी चीज जो आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये क्या है सर? अब बच्चे बात समझना, ये टॉपिक ऐसा है, मैं पढ़ाने के बाद भी बच्चे मेरे से पूछते हैं। वजह क्या है, जब पढ़ाते हैं तब ध्यान बच्चों का भटका हुआ होता है, और ये टॉपिक्स ऐसे आपको कोई जगह में ढंग का मिलेगा नहीं इसका नॉलेज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं। आपको मिल जाता है नॉलेज तो आप लोग उसका कदर नहीं कर रहे हो। पहले जमाने में लोग नॉलेज ढूंढने के लिए ना कहां कहां भटकते थे। हम लोग के जमाने में तो इतना क्लियर एक्सेस, इतना क्लीन एक्सेस नहीं होता था एजुकेशन का या कोई भी कंटेंट का। आप लोग को इजीली मिलता है, आप लोग उसको हटा देते हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स जो है बहुत तरह की एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वॉल्व करते हैं। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मैं एग्जांपल लेता हूं, उसका नाम है प्रोविडेंट फंड। क्या नाम है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बोलो बेटा, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये प्रोविडेंट फंड? आपने घर में किसी के पापा जॉब वॉब करते हैं? हाथ उठाओ। किसी के भी पेरेंट्स जॉब नहीं करते, सब बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पे, करते हैं ना? नाम सुना पापा कभी? पीएफ पीएफ बोलते हैं, बोलते हुए सुने हो पीएफ को? यस, पीएफ तोड़ देते हैं। चलो, ये कुछ काम के लिए पीएफ तोड़ देते हैं। ये पीएफ क्या होता है सुनो। पीएफ एम्प्लॉयर का बनाया हुआ एक आपका गुल्लक होता है। ये मान के चलो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का मतलब जिसके यहाँ आप काम करते हो, ठीक है? ये देखो इसके छोटे छोटे बाल है साइड में, और ये आप हो एम्प्लॉय, ठीक है? ये आप हो एम्प्लॉय। जगह शायद थोड़ी दिक्कत होगी, मैं इस तरफ आके करा देता हूं। ये एम्प्लॉय है और ये कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है, इसे डर है कि ये एम्प्लॉय कहीं इसका काम छोड़ के ना चला जाए। ये भी एक मुद्दा होता है, हालांकि इस रीजन से नहीं, उसको ये प्यार से समझाता है, बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम ना हर महीने अपने अकाउंट से कुछ पैसा ना निकालो, पूरा सैलरी तुम उठाओ मत। तुम एक काम करो, हर महीने अपनी सैलरी से 1000 रुपया एक गुल्लक में डालो। तुम डालोगे, मैं भी डाल दूंगा उसमें 1000 रुपया। कितना रुपया डालेगा एम्प्लॉयर? 1000। एम्प्लॉय कितना डालेगा? 1000। बोला इसमें हर महीना 2000 रुपया जमा होगा, और ये हम लोग हर साल हर महीना देंगे, 5 साल तक हम लोग देंगे। तो 5 साल में कितना हो गया सर? 1,20,000 रुपया हो गया। अब इस 1,20,000 में इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐड हो गया, होते होते ये हो गया 1,70,000 रुपए। तो 1,70,000 रुपए ना तुम इकट्ठा निकाल लेना 5 साल के बाद। इस स्कीम को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड। अब बच्चे मुझे बताएंगे ईमानदारी से कि ये जो एम्प्लॉय है, एक तो पैसा इसमें ये डाल रहा है, दूसरा पैसा इसका एम्प्लॉयर डाल रहा है। आप मेरे को बताओ कि मान के चलो ये 1000 नहीं है, इसलिए डाल रहा है 1200 रुपया और ये डाल रहा है 800 रुपया। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैं बता दिया हूं। आप मेरे को बताना 1200 और 800 और 2000, इसमें इसका इनकम कितना है? एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का इनकम कितना है? गलत बोलोगे? बोलो बोलो, गलत बोलोगे? बोलो। 400। सर समझ में नहीं आ रहा है सर, ये नौबत आ गई है ना। ये इसलिए आ रहा है प्रॉब्लम तुम लोग को, ये इसलिए प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग जो है ना ध्यान से अभी तक सुना ही नहीं है टॉपिक क्या है। सुनो बात को फिर से। एक गुल्लक में तुम भी पैसा डाल रहे हो और तुम्हारा मालिक भी पैसा डाल रहा है, वो गुल्लक का पैसा तुम्हारा ही हो जाएगा। तो जो तुम अपने पॉकेट से डाल रहे हो, क्या वो तुम्हारा इनकम है? इनकम का मतलब होता है जो तुमको मिल रहा है किसी से। तो ये सिचुएशन में इनकम कौन सा है सर? 800 रुपया हमारा इनकम है। तो ये जो 1200 दे रहा है ये क्या है सर? भाई ये तो उसको मिला हुआ पैसा है, वो खुद का पैसा डाल रहा है उसमें। ये तो इनकम थोड़ी है, ये तो उसकी सेविंग्स है।
इसलिए वर्ड यूज हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अलावा भी बहुत तरह की स्कीम्स होती है। सर कैसी स्कीम्स होती है? हेल्थ इंश्योरेंस करा देता है, मेडिकल इंश्योरेंस करा देता है, लाइफ इंश्योरेंस करा देता है, उसमें भी एम्प्लॉय पैसा डालता है और एम्प्लॉयर पैसा डालता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी उसका इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसका इनकम है। समझ में आई बात? एम्प्लॉयर जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है वही सिर्फ एम्प्लॉय का इनकम बनता है। गॉट इट? क्लियर है? चलिए जी ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप का इनकम होता है वो मालिक बन के कमाया हुआ इनकम होता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो नहीं बोलने का नतीजा देखा आपने, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो टॉपिक को, आप ख्यालों में हो। इंस्टाग्राम में मेरे को कितना तो लाइक मिला होगा, वो वाला पोस्ट में मेरे को कितना लाइक मिला होगा, मैं वो रील को कॉपी कैसे करूंगा या करूंगी, उन चीजों पे ध्यान मत दो, इधर पर ध्यान दो। क्या है बेटा नेक्स्ट इनकम? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ये होता है इनकम फ्रॉम ओनरशिप। किस वजह से ये पैसा मिलता है बच्चा? इनकम फ्रॉम ओनरशिप। अब जो आपको इनकम फ्रॉम ओनरशिप मिलता है ये दो तरह की ओनरशिप से आपको मिल सकता है। एक तो आपको मिल सकता है प्रॉपर्टी से। किससे मिल सकता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी आपकी जमीन हुई, कोई आपका जमीन या घर हुआ या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हुई, उससे मिला हुआ इनकम को हम लोग बोलते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न्ड इनकम। प्रॉपर्टी से कमाए हुए इनकम को तीन भाग में कैटेगराइज करा जाता है। पहला होता है रेंट। रेंट का मतलब भाड़ा। कोई भी आप घर जमीन देते हो उसमें जो आपको इनकम अर्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंट। दूसरा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? अमन एक गाना गाया, वो गाना जो है टी सीरीज ले लिया उससे, टी सीरीज उसका पैसा वसूल रहा है लेकिन तुमको हर साल एक उसका रॉयल्टी पे कर देता है, तो वो जो गाना है तुम्हारी प्रॉपर्टी है। समझ में आई बात? जिसका तुमको रॉयल्टी मिलता है। उसी तरीके से ये जो किताब है ना, संदीप गर्ग जी की किताब है ये वाली, ये किताब को पब्लिश करता है धनपत राय पब्लिकेशन। तो ये बुक छापता है, बेचने का काम धनपत राय पब्लिकेशन का है, लेकिन धनपत राय पब्लिकेशन हर साल इस बुक का एक छोटा हिस्सा जो है किसको दे देता है? संदीप गर्ग को। समझ में आई बात? उससे हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। उसी तरीके से अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो उस पर जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, वो भी आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से कमाए गए हुए इनकम कितने तरह के हो सकते हैं? तीन, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और दूसरा जो इनकम होता है वो होता है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। कहां से कमाया हुआ इनकम होता है ये? एंटरप्रेन्योरशिप। सर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिजनेस से कमाए हुए पैसे को बच्चा हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप जब एक ओनर बन के, एक रिस्क टेकर बन के कमाते हो पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इससे कमाए हुए इनकम को हम कैटेगराइज करते हैं प्रॉफिट में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है इसका तीन हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? तीन हिस्सा। जो भी प्रॉफिट एक कंपनी कमाती है उसमें से कुछ प्रॉफिट दे देती है वो शेयर होल्डर को बाय वे ऑफ डिविडेंड। क्या देती है वो शेयर होल्डर को? डिविडेंड। कुछ पैसा वो दे देती है सरकार को एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोल के देती है बच्चा इसको? कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा चीज जो देती है कंपनी, वो रखती है अपने पास पैसा संभाल के, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको और भी एक नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से भी पुकारा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पार्ट बनता है प्रॉफिट का। क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और ये भी आइटम्स दिए हुए हैं तो आप किसी को मत लेना, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को लेना। लेकिन क्वेश्चन में मान लो ये अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग लेना, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ नहीं है। अब प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन तीनों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों को मिला के प्रॉफिट बन चुका है। समझ में आई बात? बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा? डिविडेंड दे देगा, कॉर्पोरेट टैक्स दे देगा और प्रॉफिट दे देगा। बच्चों को लगेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये। नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर लिखा रहेगा या रिटेन्ड अर्निंग लिखा रहेगा तब तीनों को ऐड करोगे, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन है तो ये दोनों को इग्नोर करोगे। इसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको क्लियरली लिखा दिया हूं। अगर प्रॉफिट गिवन है तो तीनों को इग्नोर करोगे, आप सिर्फ प्रॉफिट को लोगे। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप इन नीचे वालों को सबको इग्नोर करोगे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। तीसरा जो टाइप का इनकम होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। देखो, एक इनकम मैंने आपको पढ़ाया जो मजदूर कमाते हैं मजदूरी से, दूसरा इनकम मैंने कम बताया जो मालिक कमाते हैं अपने प्रॉपर्टी या बिजनेस से, तीसरा जो इनकम होता है जैसे मेरा इनकम, हम अपने बिजनेस में मजदूरी भी करते हैं।
तो हमारी इनकम में लेबर का इनकम कितना है, हमारी मजदूरी कितनी है और हमारा प्रॉफिट कितना है, ये सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है। या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड इन पर्सन है दुनिया में, उसकी इनकम को सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी इनकम को हम लिख देते हैं मिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखते हैं? मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका कोई कैटेगरी नहीं है, बस आपको मिक्स्ड इनकम बोल के क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और चौथा जो इनकम है मेरे बच्चों, उसका नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप NFIA के नाम से पुकारते हो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सीखा हुआ है आप लोगों ने, फीफा माइनस फीटा। तो इनकम्स जो है मेरे बच्चों 4 भाग में कैटेगराइज हुई हुई है। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला इनकम COE, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा MI, मिक्स्ड इनकम। चौथा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्वेश्चन में अगर बच्चों तुम्हें बोलेगा डोमेस्टिक इनकम निकालो, क्या निकालने बोला है बच्चा? डोमेस्टिक इनकम, जिसका मतलब कौन सा एग्रीगेट होता है? NDP एट FC। सर ये कब पढ़ा है सर? पता है कब पढ़ा है? कब पढ़ा है बेटा? लास्ट क्लास में। वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना, और अगर देख के आए हो वेरी गुड, जिनको समझ में आ गया, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको ये चीज याद आ गई है इसका एग्रीगेट क्या है, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू कि आपने मेहनत करी है, जिसका आपको नतीजा जो है अभी देखने को मिल रहा है। हमने इसीलिए बोला था ना वीडियो देख के आना, क्लियर समझ में आएगा कंसेप्ट आपको क्या है क्या नहीं, सब इंटर रिलेटेड है। अगर एक चीज समझ में नहीं आई तो दूसरी चीज समझ में आने वाली नहीं है। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या है सर? इसमें आएगा COE प्लस OS प्लस MI। कोई दिक्कत है? और अगर आपको बोला है नेशनल इनकम निकालो, तब आप क्या करेंगे सर? नेशनल इनकम का मतलब होता है क्या? NNP एट, वेरी गुड अमन, वेरी वेरी गुड बेटा, NNP एट FC। इसका फॉर्मूला बन जाता है COE प्लस OS प्लस MI प्लस NFIA। यानी चारों इनकम्स को ऐड करोगे तो नेशनल इनकम बनेगा, पहले 3 को ऐड करोगे तो डोमेस्टिक इनकम बनेगा। समझ में आई बात? इट इज दैट सिंपल टू कंप्यूट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। मैं चाहूंगा बच्चे पहले पेन डाउन करेंगे, मैं साथ में आप लोगों को इसका स्टेप्स और प्रिकॉशंस भी लिखवा दूंगा, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी निकाल लीजिए। रिकॉर्डिंग को मैं ये वाला पार्ट को यहीं पे रोकूंगा, अगर न्यूमेरिकल्स कराता हूं तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।